की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास तो एनर्जी है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। जबकि सिंगल बॉन्ड इस तरह से नहीं रिएक्शन देता, सिंगल बॉन्ड तो अपने नेबर के भरोसे में रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। डबल बॉन्ड क्या करते हैं, हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसीलिए डबल बॉन्ड का अपना एक कैरेक्टर होता है एडिशन रिएक्शन। ब्रोमीन और HBr के साथ रिएक्शन दे देता है। HBr के साथ रिएक्शन देते हुए H उस साइड जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ H वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा H2O2 की प्रेजेंस में होता है। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। हमें बहुत ज्यादा डीप में इनमें नहीं जाना, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बारे में हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन देता है, यही इनका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो भी यही है इसका। फिर उसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इस तरह की जो है, डबल बॉन्ड एक ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो फेवरेबल है, इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो फेवरेबल है। तो ये पेरिसाइक्लिक है और ये एसिस होना जरूरी है इसका, तो ये साइक्लो एडिशन 4+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, तो डबल बॉन्ड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अब हम उस डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे ठीक है, डबल बॉन्ड में हमने एडिशन रिएक्शन देखा, तो टाइप ऑफ एडिशन में देखा था कि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये तो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि H2O2 के साथ ये पेरोक्साइड बनाता है और ये यहाँ पर साइक्लो प्रोपेनेशन रिएक्शन देता है, जिसको हमने बोला था कार्बीन बेस्ड इंटरमीडिएट। कार्बीन ऐसा इंटरमीडिएट है जो कार्बन के पास लोन पेयर रखता है, वरना हमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 कंपाउंड पढ़ने होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये तीनों ये तीनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखते हैं, कार्बन नहीं। कार्बन एक कंडीशन में लोन पेयर रखता है, उसको बोलते हैं कार्बीन, और वो सिमन स्मिथ रिएक्शन है। इसमें दूसरी रिएक्शन बोली थी हमने रिमर्टीमेन, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक रिंग में। ठीक है, तो ये चार इसी से सारा कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है, इन 4 एलिमेंट से, इनके नेचर से। ओके, तो अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कंसेप्ट, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। डबल बॉन्ड ऑलवेज क्या हमने देखा कि इस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रहता है और वो ऐड हो जाता है इसमें। वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन अलग अलग है। CH2 है तो कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कहीं भी जा सकता है और Br कहीं भी जा सकता है, उसका कोई रोल नहीं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड में CH एक साइड H ज्यादा है दूसरी साइड कम है, तो वो H उस साइड जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, दैट इज मार्कोनिकॉफ। ठीक, अब हमने डिस्कस करना है आज, अगर डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन ना हो, कार्बन की जगह ऑक्सीजन हो, दैट विल बी पोलराइजेशन। अब ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, अब ये इस तरह से नहीं देगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर आते ही, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर आते ही एक इसमें करेक्टर आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच भी लेता है और इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए ये इस तरह से जाने नहीं देता। अब डबल बॉन्ड ये वाला रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया है। अब ये यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, इसलिए ये अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जहां पर एडिशन रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बाइंड कर रहा था। जिसको मैं अभी शुरू किया है पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, तो धीरे 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 उसको समझ में आएगा सब चीजें, इतना जल्दी नहीं आता। तो हमें 7
टच में रहना इसके, तभी हम जब समझ पाएंगे। छोड़ना नहीं है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं, धीरे 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 करके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो न्यूक्लियोफाइल बाइंड करेंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन आता है एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के सोर्स से। पहला, अगर हम मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन। नेम रिएक्शन, अगेन नेम रिएक्शन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन। बर्च रिडक्शन ये रिड्यूस करता है। इसकी कुछ खासियत थी, इसकी खासियत ये है, ये ट्रांस एल्किन, ये नाइपर का क्वेश्चन है 2019 का, ट्रांस एल्किन बनाने का, तो ये बर्च रिडक्शन। इसी तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक को हम, जिंक में HCl या जिंक को HCl में डिसॉल्व किया है तो कार्बोनिल का हाइड्रोकार्बन बन जाता है, कार्बोनिल का हाइड्रोकार्बन बन जाता है, दैट इज बट क्लेमेंसन रिडक्शन। हाइड्रोकार्बन मतलब HH, एल्कीन बन गया, एल्केन बन गया, डबल बॉन्ड से ये बन गया है एल्केन। सी कार्बोनिल था, जबकि सब में अल्कोहल बनता था रिडक्शन से, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो तो उसके साथ। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन ऐसे रिडक्शन है जो कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स बन गए, क्लेमेंसन। अब दूसरी नेम रिएक्शन कौन सी है जो कि ऐसा करता है? दैट इज वुल्फ-किश्नर। कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन बनाने वाली दो रिएक्शन है, एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो गए, दूसरा वुल्फ-किश्नर। वुल्फ-किश्नर होता है NH2 के साथ हाइड्रोजन। हम इसको कल भी डिस्कस कर चुके थे कि एक प्राइमरी नाइट्रोजन अगर कार्बोनिल रिएक्शन कर रहा है तो इमीन बनाता है, और सेकेंडरी अमीन इनअमीन बनाता है, इन और अमीन, अमीन एंड इन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो ये सिंगल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या है जो कार्बोनिल पर जा रहा है? वो है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज बर्च रिडक्शन। दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ही गायब हो रहा है इसमें, ये HH हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन जो भी हाइड्रोकार्बन्स है ये बन रहा है, दैट इज क्लेमेंसन। और हाइड्रोकार्बन बनाने वाली दूसरी रिएक्शन है NH2NO, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जो कि NH2NH2 के साथ, जो GPAT 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, NH2NH2 के साथ हाइड्रोजन, दिस इज नॉन वुल्फ-किश्नर। फाइन। पहला, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल था सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H-। इस H के डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं, एक H- होता है, एक H2 होता है, एक H+ होता है। H+ हो गया एसिड, या इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये याद रखना, प्रोटॉन, इस बार कोई एग्जाम द गवर्नमेंट उसमें प्रोटॉन आया था, लोगों ने नहीं लिख पाए, प्रोटॉन इसको भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। H+ मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, प्लस मतलब कमी है, इसका मतलब वो एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटॉन है सिर्फ, इसलिए इसको H+ लिखा जाता है। ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये हुआ हाइड्राइड H-। माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट जो भी है वो सब इस कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात क्या है, कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiEH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करते हैं? H- को रिलीज करता है, H- को, और जाके ये यहाँ जाके बाइंड हो जाता है और एल्कोहल बन जाता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट।
फिर उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। ये क्या है, हल्का थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग एजेंट है इससे। फिर उसके बाद NaCnBH4 है, और BH4 जो भी मोस्ट, सीधा हम जाते हैं बोरेन पर। BH326 भी है, BH4 भी है, BH डबल डाइमर भी होता है इसको, BH3 या BH4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम है, हाँ बस ये हो गई ये हाइड्राइड। अब जब हमारे पास एक हाइड्राइड है तो दूसरा हाइड्राइड की कोई जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें वैसे कुछ अलग अलग, सपोज कोई कंपाउंड है ऐसा, कोई कंपाउंड है जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है, एक में एसिड है C डबल बॉन्ड OOH, OH ये एसिड है, अब दूसरे में यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो अगर हमें इनमें से एक ही रिड्यूस करना है, सपोज हमें एसिड को रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड को नहीं, इसको रिड्यूस करना है, तो हम हाइड्राइड डालेंगे तो ये दोनों में जाएगा क्योंकि कार्बन दोनों में है। इसलिए हमें ऐसा एक हाइड्राइड चाहिए जो केवल एसिड को रिड्यूस करे, उसको बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव। कीमो सेलेक्टिव मतलब एक फंक्शनल ग्रुप में सेलेक्टिव। किसी भी मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बोनिल बेस्ड, कार्बोनिल बेस्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बोनिल इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हम भी बता रहे थे कि एक तो पोलर हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है इसमें, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बन रहा है। दूसरा, हम इस आर को चेंज करते करते कार्बोनिल के सारे ग्रुप बन जाएंगे। एक आर, अगर RH है तो एल्डिहाइड हो गया, RCH3 है तो एसीटोन हो गया, RNH2 है तो अमाइड हो गया, ROCH3 है तो एनहाइड्राइड हो गया, ROH हो तो एसिड हो गया, ROCH3 है तो एस्टर हो गया। यानी कि कार्बोनिल बेस सारे ग्रुप हो गए। तो हाइड्राइड जहां भी होगा ये सारे पे जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन हमें चाहिए सेलेक्टिव जो एसिड पर जाए, तो एसिड पर जाने वाला है बोरेन। बोरेन इज कीमो सेलेक्टिव फॉर एसिड एंड अमाइड। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें क्या होता है, एमाइड को अगर हम देखें, एमाइड को ये NH2 होता है एमाइड, तो ये क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं और ये इधर टेंडेंसी यहाँ रखता है, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और ये आसानी से इसके साथ बाइंड कर जाता है, बोरेन के, सॉरी, इस बोरेन के साथ जो कि लुईस एसिड है। यानी कि क्या है, बोरेन इज कीमोसेलेक्टिव फॉर एसिड, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हमें बहुत टेक्निकली अगर डीप में नंदन अगर हमें समझ भी आ जाता है ये सब चीजें कि एक फंक्शनल कोड इज कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव वो है अगर किसी ग्रुप में, जैसे हमारा है एस्पिरिन, एस्पिरिन है, एस्पिरिन में क्या रहता है, एक अल्कोहल रहता है और एक एस्टर रहता है। हमें कोई रिएक्शन करनी जो सिर्फ एस्टर पर हो, दैट विल बी द कीमोसेलेक्टिव, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिव। इसी तरह से अगर एसिड एल्डिहाइड है और हम हाइड्राइड, अगर लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये दोनों को रिड्यूस करेगा, दैट इज नॉट कीमोसेलेक्टिव, ये स्ट्रॉन्ग है। और सोडियम बोरोहाइड्रेट सेलेक्टिव किसके लिए है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए, और ये है हमारा एसिड के लिए। और एक रिएजेंट होता है डाइबल, ये भी नहीं पर DIBAL, ये एल्डिहाइड के लिए, ये एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है एस्टर का। डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड है, यानी H आयन रिलीज करेगा, लेकिन ये एस्टर के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है। कार्बोनिल का प्रॉब्लम क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप जो मैं बता रहा हूँ ये न्यूक्लियोफाइल पर बाइंड करेगा, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है, इस R ग्रुप पर। अगर मैंने R विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये और भी ज्यादा डिफिशियंट हो गया और बहुत रिएक्टिव हो गया। जैसे हम लोग एस्पिरिन बनाने में करते थे, एसिटल क्लोराइड लगाते थे, क्लोरीन इज विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बहुत स्ट्रांगली काम, धुआं फ्लेम भी उठता था उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अगर मैं यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देता रहेगा। जैसे अमाइड, एसिड, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देने वाला है इसमें। बाकी एल्डिहाइड
H है अगर, तो और भी कीटोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्डिहाइड, क्योंकि उसमें पहले तो प्लस आई इफेक्ट कम है, क्योंकि कार्बोनिल की रिएक्टिविटी सिर्फ किसकी वजह से है, इस कार्बन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर मैं इसमें और खींचने वाला लगाऊं, जैसे मैंने बताया, तो ये और भी डेफिशिएंट हो जाएगा, तो और भी रिएक्टिव हो जाएगा। अगर मैं डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए एसिटल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, तब एल्डिहाइड रहता है, और एसीटोन में CH3 ग्रुप रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हमें डोनेशन तो वाला चाहिए नहीं, क्योंकि डोनेशन से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो कम थे वो कंपनसेट हो जाएगा और रिएक्टिव नहीं रहेगा, अगर रिएक्टिविटी मेंटेन रखनी है तो। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एस्टर, सॉरी, कीटोन और ये कैसे, एल्डिहाइड कैसे स्ट्रॉन्ग रहता है या रिएक्टिव रहता है कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में H रहता है। H तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन CH3 प्लस आई इफेक्ट डालता है इस पर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स वो रिएजेंट्स हैं जो H माइनस रिलीज करते हैं, हाइड्राइड। कार्बोनिल पर बाइंड होने वाले ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है सिंगल, सिंगल इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जो कि बर्च रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन है। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, ये क्या है, हाइड्राइड रिलीज करते हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर नेम रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे एल्डोन के साथ। बट केनिजारो इज हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, इसमें भी H माइनस रिलीज होता है, H प्लस नहीं, H माइनस, हाइड्राइड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कल भी बात की थी और अभी भी बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और कार्बन, हम ये चार ही एलिमेंट पढ़ते हैं। इन तीनों के पास लोन पेयर हैं, पहले ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके पास, इसके पास नहीं, यानी कि नेचुरली न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले। इसलिए बेस, सारे एल्कोलॉइड्स पढ़ते हैं आप कोग्नोसी में, सारे भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स आर बेसिक कंपाउंड्स। ओके, तो नाइट्रोजनस जो भी कंपाउंड है बेसिक इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो इजिली इसको डोनेट कर सकता है। तो डायरेक्ट हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया कि ये न्यूक्लियोफाइल, और इनमें भी नाइट्रोजन ऐसा है जो कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसकी साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम है, तो ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। N न्यूक्लियोफाइल और N नाइट्रोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि जहां पर नाइट्रोजन, अगर मैं पिछली बार का क्वेश्चन देखूं, आर एन एच टू और ROH को देखो तुम, पिछली बार क्वेश्चन था विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, और बेसिक वन नाइट्रोजन। इसलिए इसके साथ रिएक्शन देके या तो इमीन बनाता है या इनअमीन बनाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन कार्बन को कैसे बनाया जाए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमें तो सारे ड्रग में कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तो बनाना पड़ता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है तो एक कार्बन नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव तो हमारे पास है, कैसे, ये कार्बन के अपनी कोई करेक्टर नहीं है, अगर बगल में उसका कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। केमिस्ट्री में केवल इलेक्ट्रॉन खींचना और इलेक्ट्रॉन देने पर ही बात होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अगर ये चार टर्म्स याद हो जाए और उनके एग्जाम्पल याद हो जाए तो हम कभी कुछ नहीं पूछ सकते। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कार्बन के बगल में ऑक्सीजन लगाया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब जैसे ही, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन लगा दूंगा तो ये भी रिएक्शन में आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये SN1 SN2 रिएक्शन देता है, अभी पढ़ा था हमने, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसलिए SN1। अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कंसेप्ट बेस पे, इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है। केमिस्ट्री में नॉट मोर बुक्स एंड अदर थिंग्स, जस्ट स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके,
तो ये अगर सिंगल बॉन्ड में हम कार्बन के पास ही लगा, लेकिन कार्बन के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इसमें एक रिएजेंट होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जहां पर कार्बन के बगल में मैग्नीशियम एक मेटल लगाया गया। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर जाके ये आर, अभी तक तो केवल हाई, या तो एच गया सी एच बॉन्ड बना, या तो हाइड्राइड गया उसके साथ एच बना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सी एच बॉन्ड बना, एन गया, एन गया जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है ओरिजिनली, एन सी बॉन्ड बना, ओ गया ओ सी बॉन्ड बना। पहली बार हम देख रहे हैं कि हम कार्बन से रिलेटेड कोई चीज डाल रहे हैं इसमें, दैट इज MgX। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें। तो कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाने का एक मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो कार्बन इसमें न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आसान नहीं होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही हेजर्डस है, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम बहुत आसानी से कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं, दैट इज इनोलेट। कैसे होता है इनोलेट? इनोलेट बनता है कार्बोनिल के बगल में अगर हाइड्रोजन, सॉरी एल्फ, बगल ना बोल के हम अगर अल्फा कार्बन बोले, अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, ये क्योंकि कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा अगर होगा यहाँ तो बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। हम अल्फा पर ही रुकते हैं। अभी अल्फा में अगर हाइड्रोजन है और उसमें अगर हम बेस डाल दें तो हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज आती है जहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच, दैट इज इनोलेट, इसको बोलते हैं इनोलेट। इसमें आसानी से हम लोग क्या बना पाते हैं, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल। सारी जो केमिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि कार्बन को न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाया जाए, यही है मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम। और ये बनता है पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल तो हमने यहाँ से बनाया है इसको, इसके या तो इस पे कार्बन क्लोराइड लगा दो या कोई भी ड्राइंग ग्रुप लगा दो, लेकिन रिच बनाना आसान नहीं है, जो कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना, दूसरा इनोलेट बेस रिएक्शन से बनी है। इनोलेट क्या होता है, कार्बोनिल के बगल में अगर अल्फा हाइड्रोजन है उससे रिमूव करते ही, उसको एस बेस में डालते ही, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस में डालते ही ये बेस इस हाइड्रोजन को उठा ले लेता है और यहाँ पर माइनस हो जाता है, दैट इज इनोलेट। कार्बोनिल के बगल में माइनस, अब ये जाके इस कार्बन पर रिएक्शन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं इनलेट बेस्ड रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बताया था मैंने, कार्बोनिल आर बदलते ही चेंज हो रहा है, एक तो कीटोन हो गया, एल्डिहाइड, इसका मतलब इस कार्बोनिल की कितनी इंपॉर्टेंस है, सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें, एमाइड, एस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए कार्बोनिल का, अब हम इस कार्बोनिल को पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि कार्बोनिल को एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे, न्यूक्लियोफाइल कैसे बाइंड कर रहा है इसके साथ, उसमें हमने हाइड्राइड पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX, तो इस तरह का रिएक्शन हुआ। अब कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसको बेस डाल के इसको इनोलेट बना लेते हैं, दिस इज इनोलेट, जो कि कार्बन अब न्यूक्लियोफाइल हो गया है, ये वाला कार्बन जो कि इसके बगल में है, कार्बोनिल के बगल में। कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाना आसान नहीं था, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा इस तरह के स्पीसीज को डाल के इनोलेट बनाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनोलेट इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी बात की थी कि इंटरमीडिएट C+ इंटरमीडिएट बनता है E1SN1, ठीक है, E- इंटरमीडिएट बनता है इनोलेट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कार्बीन, जो कि हमारे
ड्रीमर टीमर में बनता है और क्लेमेंसन रिडक्शन में बनता है। हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए इसकी। बहुत छोटा सिलेबस है केमिस्ट्री का, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इनोलेट इस तरह से बनता है, कार्बन माइनस। अब इनोलेट बेस रिएक्शन को देखें तो ठीक है, ये इनलेट बेस रिएक्शन, सबसे पहली इनलेट बेस रिएक्शन है एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले हमने कार्बोनिल से अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन को निकाला, बनाइए इनोलेट। अब कार्बन हो गया न्यूक्लियोफाइल। और हम अगर अगर ये इनोलेट अपने ही कार्बन पर बाइंड कर रहा है, जिससे यहाँ पर ये बना था, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब इसको इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल कहीं है नहीं, और तो ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के पास जहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वो बाइंड कर लेता है और इस एल्डोल रिएक्शन कर देता है। ये आप इनलेट बना। उसके बाद इनलेट, अब इसको कार्बन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल तो इसके पास है, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल में जाके इस तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है इस तरह। बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड बोलते हैं इनको, बीटा हाइड्रोक्सी। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगर अपने ही कंपाउंड के साथ ये बाइंड कर रहा है इनलेट बनाने के बाद, तो मतलब ये एल्डोल हो गई। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, जैसे ये है, जैसे ये ये इनलेट बना और दूसरे उसमें गया फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड के पास, बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड के पास, और नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल दूसरा। यहाँ पर इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिला, ये सिर्फ यहाँ पर तो हमने बेस डाला और वो इनलेट बना, क्योंकि हमको कार्बन नेगेटिव चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए। तो एक को तो हमने इनलेट से बनाया, तो दूसरा कार्बन अगर वो अपने ही जिसका इनलेट ना बना हो उसको ले लेगा, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। अगर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ बाइंड करेगा, दैट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो ये एल्डोल रिएक्शन सबसे पहले इनोलेट बेस्ड रिएक्शन है, यानी कि इसका इंटरमीडिएट क्या है? इनोलेट। तो अब इनोलेट इंटरमीडिएट है, तो मतलब इसमें क्या जरूरी होना चाहिए? अल्फा पोजीशन जरूरी होनी चाहिए, और अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर ये इनोलेट, इस बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट को इनोलेट बोलते हैं। अगर इनोलेट अपने ही मॉलिक्यूल पर जाके बाइंड कर रहा है, दैट इज एल्डोल। अगर वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल अगर हमने कोई ऐड किया ऊपर से, जैसे इसमें ये दूसरा ऐड किया हुआ है बेंजल्डिहाइड, ये वाला, तो ये हो गई क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, फर्स्ट रिएक्शन जहां पर इनलेट का यूज हुआ है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इनोलेट बेस्ड रिएक्शन है दिस इज। इसमें हमने कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाया है इनोलेट से। इनोलेट क्या होता है? इनोलेट वो होते हैं जो कि कार्बोनिल के साथ, कार्बन अगर अल्फा पोजीशन पर है उसमें माइनस चार्ज है, ये इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तो न्यूक्लियोफाइल है ही, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वो पहले से ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी, सल्फर के पास। प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के पास कुछ नहीं है, कार्बन इज ए न्यूट्रल। कार्बन को पॉजिटिव बनाना भी मुश्किल है और नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाया था ग्रिग्नार्ड रीजन ने सी माइनस, लेकिन वो एक्सप्लोसिव एक्सपेंसिव हैजार्डस है, इसलिए ये सिंपल रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। एल्डोल नाम से कोई साइंटिस्ट था, उसने बनाया। उसने बोला कि ये कार्बोनिल के बगल में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, उसको निकाल लिया जाए बेस से, तो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। कंडीशन ये है इसमें, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो क्या हुआ? इससे इनोलेट बेस पहली रिएक्शन थी। अब होता है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि इनोलेट बेस
कौन से इंटरमीडिएट में कौन सी नेम रिएक्शन में इनोलेट होगा? मैक्सिमम नेम रिएक्शन में इनोलेट बेस रिएक्शन होती है। तो एक तो एल्डोल हो गई जिसमें इनोलेट इंटरमीडिएट बनता है। इनोलेट इंटरमीडिएट के लिए कार्बोनिल जरूरी है और उस पर हाइड्रोजन जरूरी है। ठीक है, दो तरह से इनोलेट बताते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट और हार्ड, यानी कि एक स्लो एक्टिंग है उसमें सिलाइल ग्रुप रहता है और एक हार्ड एक्टिंग एलडी है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट वन, हमें बस इनोलेट देखना है। अभी हमने एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये है हमारी इनोलेट। मैनिक रिएक्शन, ये पिछली बार जीपेट 2020 डिम्पल को पता होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज इनोलेट बेस्ड रिएक्शन। इसमें क्या, और सबसे पहले ये डाइमीन मैनिक रिएक्शन इज फेमस। हर एक नेम रिएक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। मैनिक रिएक्शन इज फेमस फॉर CCN बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले तो इसने इमीन ने यहाँ से बॉन्ड बनाया इसके साथ और ये बना मैनिक बेस। प्राइमरी अमीन नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन और ये तो इन अमीन बनेगा, यही है इन और अमीन इसी के साथ, क्योंकि इसमें फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ हमने। तो ये मैनिक बेस बनता है, उसके बाद ये इनोलेट बन के इस तरह से इस पर रिएक्शन करता है और CCN बॉन्ड बनता है।